कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 10। अब तक तो मैं आपको यह कहानी अनाया के नज़रिए से सुना रही थी, लेकिन अब जो सिचुएशंस बन रही है, क्या आप हमारे अमर बाबू के दिल का हाल नहीं जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर उनके दिमाग में अनाया को लेकर क्या कैलकुलेशंस चलती रहती हैं? तो ऐसा करते हैं, आज आपकी दोस्त आपको ये कहानी अमर के नज़रिए से भी दिखाने की कोशिश करती है। कुछ देर के लिए ही सही, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या है ना कि मैं सबके दिमाग में घुसकर उनके राज जान लेती हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है, मजाक कर रही थी। इस सवाल का जवाब आपको कहानी के आखिरी पड़ाव पर मिल जाएगा। अब ज़रा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अमर के नज़रिए से। फ्लैशबैक 4 साल पहले। प्लीज़ मत जाओ ना, तुम्हारे बिना मैं यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। तनु मेरे गाल खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें मिस करूँगी भाई, पर करियर भी इम्पोर्टेंट है ना, जाना तो पड़ेगा। हम दोनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फ्लाइट का वेट कर रहे थे। तनु आज पेरिस जा रही थी। उसने कहा वो अपने करियर के लिए हम सबसे दूर जा रही है। वो चाहे मुझसे जितना भी झूठ बोल ले, मगर उसकी आंखों में छुपे आंसू को मैं साफ साफ देख पा रहा था। आखिर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और वो भी खुद को रोक नहीं पाई और बेतहाशा रोने लगी। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो मुझसे विदा लेकर चली गई। मुझे उसके कमीने बॉयफ्रेंड पर उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन हो रहा था उसे कहीं से भी खोज कर लाऊं और उसे इसी एरोप्लेन के साथ बांधकर घिसटते हुए मरने के लिए छोड़ दूं। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी नज़रों से दूर नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैंने घड़ी पर नज़र डाली। मेरी क्लास का टाइम हो रहा था। इस वक्त मुझे अपने साथ साथ अपने मॉम डैड के सपनों को भी जीना पड़ रहा था। मैं हमेशा से लेक्चरर बनना चाहता था, क्योंकि ये मेरा ड्रीम करियर था और मैथ्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। मगर डैड का मानना था कि मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और आगे चलकर मुझे ही एचआर प्रॉपर्टीज़ को संभालना है। न केवल संभालना है बल्कि और आगे भी लेकर जाना है। लेकिन सिर्फ डैड के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपने सपने की बलि भी नहीं देना चाहता था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स के साथ अपनी स्टडी भी जारी रखूंगा और उसके साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी करूंगा। नतीजा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का वक्त मैं यूनिवर्सिटी में ही बिताता था। पूरा वक्त क्लासेस में ही बीत जाता था। मैंने कार ड्राइव करते हुए एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली। अभी क्लासेस स्टार्ट होने में करीब 15 मिनट का वक्त बाकी था। सो मैंने गाड़ी यूनिवर्सिटी के पास के ही एक कॉफ़ी शॉप की तरफ मोड़ दी। अंदर काउंटर पर जाकर मैंने ऑर्डर किया, 1 हॉट कॉफ़ी प्लीज़। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे अपने शर्ट के दाईं बाजू पर कुछ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। मेरे पूरे शर्ट का आधा हिस्सा कोल्ड कॉफ़ी से भीगा हुआ था और मेरे ठीक सामने एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूनिफॉर्म में खड़ी थी। थोड़ी सी घबराई सी लग रही थी। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी सर, कहते हुए उसने अपना रुमाल निकाला और मेरे शर्ट पर से कॉफ़ी के निशान साफ करने की असफल कोशिश करने लगी। मेरा मूड पहले से ऑफ था, अब ऊपर से ये सब। मैं लगभग चिल्ला पड़ा उस पर, सॉरी, तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी शर्ट ठीक हो जाएगी क्या? इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी, देख कर नहीं चल सकती हो? अब उसने झट से अपना पर्स खोला और 2000 का एक नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। आप ये रख लीजिए, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। यू इडियट, मैंने नोट वापस उसकी तरफ उछाल दिया। एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझे इडियट कहा? मैं अच्छे से बात कर रही हूँ तो आप मुझे भी कुछ सुना देंगे? आप एक नंबर के अकड़ू हैं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ दोबारा कभी किसी से इतने अच्छे से बात मत करना। उसके लिए सॉरी बोला ना मैंने आपसे। वेटर बीच में आते हुए, सर मैम प्लीज़ आप दोनों यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था और अब जबकि मैं कॉफ़ी में लगभग नहा चुका था तो मेरा कॉफ़ी पीने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रह गया था। गुस्से में मैं सीधे कॉफ़ी शॉप से बाहर आ गया। अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं शर्ट चेंज कर लूँ। 5 मिनट के अंदर मेरा क्लास में पहुँचना ज़रूरी था। मैंने अपना रुमाल निकाला और ज़बरदस्ती कॉफ़ी के निशान को छुड़ाने की कोशिश करने लगा।
हिम्मत तो देखो इस लड़की की, पहले तो मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी, ऊपर से बहस भी कर रही है, बदतमीज कहीं की। ओ हेलो, आप फिर से शुरू हो गए? बदतमीज मैं नहीं आप हैं, समझे? इतने बड़े हो गए हैं मगर इतना भी नहीं पता बच्चों से कैसे बात करते हैं। मुंह बिचकाते हुए बड़े गुस्से में उसने मुझसे कहा। अब मैं सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ बांधते हुए उससे पूछा, ओके, मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? क्या मैं, और वो भी आपका पीछा करूंगी? आपको क्या लगता है आप कहीं के राजकुमार हैं? या फिर आप खुद को सलमान खान समझते हैं कि लड़कियां स्पेशली मैं आपका पीछा करूंगी? मेरा बॉयफ्रेंड हरी तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम है। उसके अलावा मैं और किसी को भी भाव नहीं देती, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमियां मत पालिए। उसने उसी गुस्से से हवा में अपने हाथ नचाते हुए कहा। मैं चुपचाप उसी पोजीशन में खड़ा उसे घूरता रहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई मैंने सवाल दोहरा दिया। ये मेरी बात का जवाब नहीं था, मिस हु एवर यू, और इस बार गुस्से में वो मेरे करीब आ गई। उसकी हाइट मुश्किल से मेरे कंधे तक आ रही थी, सो अपने पंजे के बाल उचकते हुए उसने मेरे चेहरा कॉफ़ी शॉप की तरफ घुमा दिया। मैं अचानक उसकी इस हरकत से हड़बड़ा गया। भगवान ने इतनी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखें दी है आपको, दिखाई नहीं देता? इस कॉफ़ी शॉप में आने और जाने के लिए एक ही दरवाज़ा है, या आप चाहते हैं कि मैं खिड़की से कूदकर बाहर आ जाऊं? ऊपर से नीचे तक मेरी तरफ हाथों से इशारा करते हुए। क्योंकि आप जनाब दरवाजे से बाहर आ रहे थे, तो बाकियों के लिए दरवाजे से आना जाना मना है। उसकी इसी हरकत से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मुस्कुराता देख वो और भी ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। वर्तमान में अनाया के साथ की ये याद भले ही 4 साल पुरानी थी, मगर मेरे दिमाग में आज भी यह बिल्कुल ऐसे ही बसी हुई थी जैसे कल की ही बात हो। कैसे भूल सकता हूँ मैं उस लड़की को जिसकी वजह से पहली बार मुझे मेरे प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने बुरी तरह डांटा था। उस दिन न केवल मैं लेट क्लास में पहुंचा था बल्कि मेरे कपड़े भी बुरी तरह गंदे थे। जिंदगी में पहली बार मुझे मेरे टीचर से डांट पड़ी थी। नहीं कभी किसी ने मुझसे आज तक इतनी बदतमीजी से बात की थी। ये काम केवल अनाया ही कर सकती है। तब वो इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी और मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ बदल गया है, बस नहीं बदला है तो अनाया का बर्ताव। आज भी वो उतनी ही नकचड़ी है और उतना ही बचपना है उसके अंदर जितना तब हुआ करता था। उसे तो शायद हमारी पहली मुलाकात याद भी नहीं है। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गया। मैंने मैसेज चेक किया, तनु का मैसेज था। राज, मेरे इंडिया वापस आने की खुशी में इस सैटरडे वेलकम पार्टी रखी है। तुम प्लीज़ अनाया को भी इनवाइट कर देना। रियली ये लड़कियां आपस में इतनी जल्दी कैसे अटैच हो जाती हैं? मैंने तो सुना था उनमें एक दूसरे के लिए इतनी जेलसी भरी होती है कि फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और यहाँ मेरी बहन की उसकी होने वाली भाभी से मुश्किल से घंटे भर की मुलाकात में ही ऐसी दोस्ती हो गई कि उसे पार्टी में भी इनवाइट किया जा रहा था। मैसेज मिलने के बाद मैं अपने ऑफिस से बाहर आया और अपने इमेच्योर मंगेतर को ढूंढने लगा। कहाँ हो सकती है वो, कहाँ खोजूं अब उसे? आई एम श्योर फिर उसी कमीने समर के साथ घूम रही होगी। कब बड़ी होगी ये लड़की? गार्डन एरिया में पहुंचते ही मुझे पता चल गया मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। केवल समर ही नहीं, पूरी बैंड बाजा बारात ही वहां बैठी हंस रही थी। क्लासेस खत्म होने के बाद बात करता हूँ इस लड़की से। जैसे ही मैं अपने ऑफिस के पास पहुंचा, मिस वीना मेरे पास आई और मुझे एक फाइल थमाते हुए बोली, अमर सर मैं आपको ही ढूंढ रही थी। दरअसल आज स्वप्निल एब्सेंट है तो प्रिंसिपल सर ने आपको उनकी जगह केमिस्ट्री की क्लास लेने को बोला है। मैंने फाइल लेकर स्टूडेंट की लिस्ट चेक की। उसमें अनाया का भी नाम शामिल था। ओके मिस वीना, मैं देख लूँगा। वो मुझे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकली। तभी मेरी नज़र वॉशरूम से बाहर आते समर पर पड़ी, जो शायद हैंड वॉश करने यहाँ आया था। मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने उससे यूं ही कह दिया, मिस्टर समर मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब ये शायद मैंने अपने टीचर होने का गलत फ़ायदा उठाया था। मुझे वाकई उससे कोई बात नहीं करनी थी, मगर मैं जी भरकर उसे इतनी खरी खोटी सुनाना चाहता था कि वो दोबारा अनाया के आसपास भी न फटके। मेरे पीछे पीछे समर भी ऑफिस के अंदर आ चुका था और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। समर, मेरे ख्याल से हमारी उस किस कांड के बारे में तो बात हो चुकी है। उसके बाद तो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा।
कम से कम पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं, कहकर वो फिर से शरारत से हंसा। हाँ, बस इसकी हंसी से नफरत है मुझे। आपने मिस पारेख को किस क्यों किया? समर फिर से उसी शरारत वाले अंदाज में। मेरा बहुत मन हो रहा था उसे किस करने का, और वैसे भी मैंने बस गालों पर किस किया था। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने उसे लिप लॉक किस कर लिया हो। गुस्से के मारे मेरी मुट्ठियां भींच गई थी। मन तो हो रहा था एक पंच मारकर इस समर की सारी गर्मी निकाल दूं। समर, हे वेट, कुछ जलने की बू आ रही है। अमर के करीब आते हुए, आपको जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। समर, अपने हाथ बांधते हुए, तो फिर आप तब से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को किस कर लिया हो? चीख कर बोलना चाहता था, गर्लफ्रेंड नहीं, होने वाली बीवी है वो मेरी। कुत्ते। मगर हालात के आगे मजबूर होकर मैं चुपचाप इस कमीने को बर्दाश्त कर रहा था। आपको कोई हक नहीं मिस पारेख को किस करने का। पहली बात तो ये है कि ये सब यूनिवर्सिटी लॉ के अगेंस्ट है। दूसरी बात, किस किस ही होती है, फिर चाहे वो हाथों पर हो, गालों पर हो या फिर लिप्स पर हो। वैसे भी मिस पारेख आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर होती तब भी इस तरह क्लास में किसिंग सीन क्रिएट करने पर आपको पनिश किया जा सकता है। समर धीरे से बड़बड़ाया। अब इसको कौन समझाए कि जब से अनाया से मिला हूँ इसी कोशिश में तो लगा हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। उसको धीरे से बोलने के बावजूद मुझे उसकी बात सुनाई दे गई। मैंने कड़क आवाज में कहा, दूर रहो अनाया से। समर, और मैं ऐसा क्यों करूं? आप मुझे ये समझा सकते हैं? अमर सर, क्योंकि ये मैं आपसे कह रहा हूँ। समर खड़े होते हुए, और आप कौन होते हैं मुझे यह बताने वाले कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं? यू आर माई प्रोफेसर, नॉट माई फादर, मिस्टर अमर सक्सेना। अब मैंने समर के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दैट्स राइट, मैं आपका टीचर हूँ और टीचर होने के नाते ही आपको समझा रहा हूँ कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, मिस्टर समर। समर हैरानी से, अनबिलीवेबल, मुझे नहीं पता था यहाँ टीसी स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा केयर करते हैं और एक्स्ट्रा सजेशन देते हैं। डू व्हाट यू वांट टू डू टू स्टॉप मी, आई एम लिविंग नाउ। कहते हुए समर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं अब तक गुस्से में अपना आपा खो चुका था। गुस्से में मैंने अपना हाथ डेस्क पर दे मारा और बिना कुछ सोचे समझे चिल्ला पड़ा, वो मेरी है समर, आखिरी बार समझा रहा हूँ, दूर रहो वरना। तभी एक जोर से धड़ाम की आवाज आई। एक पल को मुझे लगा कि मेरे हाथ मारने की वजह से कहीं डेस्क तो नहीं टूट गया, मगर यह आवाज शायद बाहर से आई थी। समर का भी ध्यान उस तरफ चला गया और वो मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उस ओर भागा। मैं भी फौरन बाहर की तरफ बढ़ा। आखिर बाहर हुआ क्या था? कहानी अनाया के नजरिए से। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब अमर सर ने चिल्लाकर समर से ये कहा कि वो मेरी है। मगर ठीक उसी वक्त किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इतने सारे शौक एक साथ लग गए थे, मुझे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई और पास खड़े फ्लावर पॉट से टकराकर गिर गई। मेरे साथ साथ वो फ्लावर पॉट भी नीचे गिरकर तेज आवाज करता हुआ टूट गया था। मुझे लग रहा था आज इस तरह छुपकर सर की बातें सुनने के जुर्म में मैं पक्का कॉलेज से निकाल दी जाऊंगी। तुम ठीक हो? आवाज सुनकर मैं पीछे पलटी। हैरी। तुम अब जाकर मेरी राहत की सांस ली। हैरी, हाँ, वो मुझे जूली ने भेजा है। तुम्हें गए काफी वक्त हो गया था तो वो परेशान हो रही थी। आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें डरा दिया तो। नो नेवर, तुम्हारे साथ ऐसे डरने के लिए तो मैं जिंदगी भर तैयार बैठी हूँ। हैरी। तभी मेरी सोच को ब्रेक लग गया जब ऑफिस से निकलकर हड़बड़ाते हुए समर और अमर सर दोनों वहां आ धमके। अमर झल्लाते हुए, आप यहाँ क्या कर रही थी मिस पारेख? वो मैं आप क्लास में आ नहीं रहे थे तो मैं बस आपको ही देखने आ रही थी। जब मेरा पैर स्लिप हो गया और फिर कहते हुए मैं चुप हो गई। ऑब्वियसली अब ये तो बताऊंगी नहीं कि मैं छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। इट्स ओके, ज्यादा लगी तो नहीं? कहते हुए तीनों ने लगभग एक साथ ही मेरी तरफ मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिए। तीनों ने ही एक दूसरे को घूरकर देखा, मानो एक दूसरे को फुली चैलेंज कर रहे हो कि लड़की तो मेरा ही हाथ पकड़ेगी। मैं तो खुशी खुशी हैरी का हाथ पकड़ भी लेती। मेरा हैरी मेरे लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैं ना पकड़ूं, ऐसा हो सकता है?
क्या मगर अभी ऑलरेडी इतना रायता फैलते हुए मैंने देखा था कि अब और कुछ देखने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी अमर सर जिस कदर मुझे घूर रहे थे उसे देखकर लग रहा था जैसे अगर मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा तो वो आज यहीं इसी जगह पर समर और हैरी दोनों का खून पी जाएंगे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और चुपचाप मैं खुद उठकर खड़ी हो गई। तीनों में से किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंची। अमर, मैं फाइल्स लेकर आ रहा हूँ, आप सब क्लास में चलिए, कहकर अमर सर वापस क्लास में चले गए। समर और हैरी चले। अनाया, मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, तुम लोग चलो, मैं बस 5 मिनट में ये सब साफ करके आ रही हूँ। समर, इट्स ओके, हम लोग वेट कर लेंगे। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ वरना जूली और परेशान हो जाएगी। समर, ओके, कहते हुए समर ने मुझे स्माइल दी और हैरी के साथ हॉलवे की तरफ बढ़ गया। मैंने वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस पर लगी मिट्टी झाड़ी और हाथ साफ करके जैसे ही बाहर आई मेरी नज़र ऑफिस में फाइल्स निकाल रहे अमर सर पर गई। आज उन्होंने जो किया था उसके बाद जाहिर है मुझे भी उन पर गुस्सा आ रहा था। पहले तो उन्होंने किसिंग सीन को लेकर मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, फिर उससे भी उनका मन नहीं भरा तो समर को ऑफिस में बुलाकर धमकाने लगे। मैं गुस्से में अंदर तक जाकर चुपचाप उनके पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही वो पलटे मुझे अपने सामने खड़ा पाकर चौंक गए। अमर, कुछ चाहिए आपको मिस पारेख? हाँ, जवाब चाहिए। अमर, व्हाट, इतने शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। आखिर क्या करने जा रहे थे आज? आप खुद मुझे समझाते रहते हैं कि किसी को अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो हम दोनों का करियर बर्बाद हो जाएगा। और आज खुद क्या करने जा रहे थे आप? उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया और वापस मुड़कर अलमारी में से कुछ पेपर्स निकालने लगे। मैं और झल्ला गई। मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर भी उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं बुरी तरह खींच गई थी। झल्लाकर मैंने उनको पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, क्या समझते हैं आप खुद को? मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी हूँ जो इस तरह मेरे फ्रेंड्स को ऑफिस में बुलाकर धमकी दे रहे हैं? आप, जी हाँ, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सब सुना है मैंने। मैं तो सिर्फ आपको जल्लाद समझती थी, आम तो सरे आम गुंडागर्दी पर भी उतर आए। आगे की बात मेरे मुंह में ही रह गई क्योंकि अमर सर ने एक झटके से मेरा दायां हाथ घुमाकर पीछे मोड़ते हुए मुझे दीवार से लगा दिया। अब वो मेरे इतने करीब थे कि शायद मुश्किल से 1 इंच का फासला रह गया था हमारे बीच। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपने लेफ्ट हैंड से उनके चेस्ट को प्रेस करते हुए उनको रोक रखा था। अमर, धीरे से, बहुत बोलती हैं आप मिस पारेख। मैंने उनकी तरफ देखा, वो अब भी गुस्से में ही लग रहे थे। मेरी डर से हालत ख़राब हो गई। मैंने बचपन से लेकर अब तक पिज़्ज़ा बर्गर खाकर जितनी ताकत इकट्ठा की थी सब के सब एक साथ लगा दी, मगर मजाल है ये जलाद 1 मिलीमीटर भी पीछे सरका हो। न जाने क्या खाता है ये आदमी। ऊपर से लगातार वो मुझे घूरे जा रहे थे। आखिर में सब कोशिश करके जब मैं हार गई तो मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया। अमर, हो गया, मैंने मुंह लटकाकर हाँ में सिर हिला दिया। मेरे मुंह से मेरी हुई सी आवाज़ निकली, हाथ छोड़िए प्लीज़। बस मेरा इतना कहना था कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़े मेरे अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा और मैंने पीछे से ही उनको 5-6 पंच मार दिए। हमेशा की तरह मुझे ही चोट लगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर अपने न्यूटन बाबा अपने तीसरे नियम में कह गए ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर मेरे साथ एक्शन सीन का अपोजिट रिएक्शन कैसे नहीं आता? अगले ही पल मैं वापस दीवार से पहले वाली पोजीशन में लग पड़ी थी। फर्क बस इतना था कि इस बार अमर सर ने दोनों हाथ मोड़कर पीछे डाल दिए थे। अब मैं खुद को कोस रही थी, क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की? अमर, बड़े प्यार से, गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको मिस पारेख। और क्या कह रही थी आप? यू आर नॉट माई प्रॉपर्टी। वेल यू अमर राइट। प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप तो मेरी वाइफ बनने वाली हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए कहा, आई एम श्योर मुझ जैसी बदतमीज़ और बिगड़ी हुई लड़की के लिए आप अपनी जॉब दांव पर नहीं लगाएंगे। अमर, गुस्से में मुझे दीवार से और ज़ोर से प्रेस करते हुए, पहले मैं इसके लिए बेशक तैयार नहीं था, लेकिन अब जैसी आपकी हरकतें हैं ना, उसे देखते हुए यही लगता है कि भाड़ में जाए मेरी जॉब, इस शादी को प्रिपेंड करना ही बेहतर होगा। मैंने रुआंसा होते हुए कहा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया
तो मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अमर? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी को हमारे एंगेजमेंट के बारे में कानो कान खबर नहीं हुई, वैसे ही हमारी शादी की भी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। आई प्रॉमिस। अब आप जल्द से जल्द शादी के लिए तैयार हो जाइए मिस अनाया राज सक्सेना। कहते हुए उन्होंने मेरे गाल थपथपाए और फाइल्स उठाकर बाहर निकल गए। जैसे ही मैं अभी अभी हुई इस सदमे से बाहर आई, मेरा दिमाग ठनका। हे वेट, क्या कहा आपने? अनाया राज सक्सेना। मैं अपना सरनेम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली हूँ, समझे आप? अमर बिना मुड़े ही पीछे से चिल्लाते हुए शट अप। मैं पैर पटकते हुए हॉलवे की तरफ बढ़ गई। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने वहां समर और हैरी को अपना वेट करते हुए पाया। तुम दोनों क्लास क्यों नहीं गए? हैरी समर की तरफ देखते हुए। बस अभी अभी बने अपने इस नए दोस्त से बातें करने लगा। समर, बहुत देर लगा दी तुमने। हाँ, वो ड्रेस भी तो बहुत गंदी हो गई थी, बस इसलिए। हम तीनों क्लास की तरफ चल दिए। दूर से ही मुझे दिखाई दिया जूली दरवाजे पर ही खड़ी मेरा वेट कर रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था अगर मैं अब 5 मिनट और वापस नहीं आती तो पक्का वो खुद मुझे खोजने निकल जाती। और फाइनली हम पांचों ने एक साथ ही क्लास में एंट्री मारी, यानी मैं और जूली और हमारे साथ 3 हैंडसम से बंदे जिन पर लगभग पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां फिदा थी। जाहिर है सबकी नज़र हम पर ही टिकी थी। सारी लड़कियां जलती हुई नज़रों से हमें देख रही थी। हम लोग चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गए। जूली मुझसे ऐसे चिपक कर बैठ गई जैसे अब कभी मुझे खुद से अलग नहीं करने देगी। क्लास शुरू हो गई थी और जैसा कि जूली का अंदाज़ा था, वाकई आज अमर सर ने सरप्राइज क्विज से सारे स्टूडेंट्स को सरप्राइज कर दिया। बैंड ऑफ बॉयज़ को इससे छूट मिल गई क्योंकि वो एकदम न्यू स्टूडेंट थे, और मैं जूली की मेहरबानी से बच गई क्योंकि उसने मुझे चुपके से सारे आंसर बता दिए थे। फाइनली क्लास खत्म हुई और मैंने राहत की सांस ली। आज का दिन जाहिर है बहुत भारी बीता मुझ पर, मगर अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। समर, ये है जूली। अनाया, हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए पास वाले मॉल में जा रहे हैं, तुम दोनों भी साथ क्यों नहीं चलती? ओके, मगर इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती, हैरी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे उसका बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगा। वो जब मुझसे अमर सर के ऑफिस के पास मिला था तब भी कुछ परेशान था और थका थका सा लग रहा था। ओ ओके हैरी। मगर तभी न जाने कहाँ से वहाँ अमर सर भी आ टपके। उन्होंने मेरा दूसरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मुझे हैरी के साथ जाने से रोक दिया। अमर, मिस पारेख, मुझे आपसे कुछ बहुत ही अर्जेंट बात डिस्कस करनी है। प्लीज़ जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। समर ने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा। पहले मैंने पूछा था ना, वो मेरे साथ मॉल चल रही है। हैरी, अनाया, आई नीड ए फ्रेंड प्लीज़, मैंने हैरानी से पूछा। पर मैं ही क्यों हैरी? मुझे बस तुमसे ही बात करनी है इस वक्त। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं इस वक्त इमीडिएटली दौड़कर वॉशरूम जाकर आईने में अपनी शक्ल देखना चाहती थी। कहीं भगवान ने मुझ गरीब पर दया करके मुझे ऐश्वर्या राय की शक्ल तो नहीं दे दी आज। हो क्या रहा था? सारे शाहरुख खान सलमान खान टाइप लड़के मेरे लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी अचानक वहां पर लड़कियों का हुजूम टूट पड़ा। क्लास में तो सभी किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए थी, मगर अब किसी पर कोई बंदिश नहीं थी। मैंने देखा करीब 2 दर्जन लड़कियां समर के ऊपर टूट पड़ी हैं। कोई उसके साथ सेल्फी लेने लगी तो कोई उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी। मैं, जूली, अमर सर और हैरी चारों ही हैरानी से मुंह फाड़े ये नज़ारा देख रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं था। उधर राहुल करीब 20-25 लड़कियों से घिरा हुआ था और बारी बारी से सबको किस करते हुए उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। और अभी का भी सेम हाल था। करण पहले ही वहां से जाकर अपनी कार में बैठ गया था। भीड़ में से किसी तरह चेहरा निकालकर समर ने आवाज लगाई, जूली, अनाया, यार हेल्प करो प्लीज। हम चारों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से खिसक गए। बैंड ऑफ बॉयज के इन पागल फैंस के बीच कूदकर हमें भी मरना थोड़ी ही था। चलते चलते ही मैंने अमर सर और हैरी दोनों से कहा, वो मुझे जूली के साथ कहीं जाना था तो मैं आप दोनों के साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी। अमर सर शायद समझ गए थे कि मैं बहाना बना रही हूँ, सो वो चुपचाप मुझे घूरते हुए ऑफिस की तरफ चले गए। मैं जूली के साथ जाने लगी, मगर हैरी मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अनाया प्लीज़, बस थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। जूली ने ज़ोर से मेरा हाथ दबाया और धीरे से फुसफुसाई, चली जाना उसके साथ। मेरा दिल कहता है हैरी,
तेनू प्रपोज करने वाला है आज। फाइनली आज तेनू तेरा प्यार मिल जाएगा। फिर उसने हैरी को सुनाते हुए जोर से कहा, अनाया मैनू ना लाइब्रेरी विच कुछ काम होया छी। यू गाइस कैरी ऑन। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। हैरी, अनाया मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। टेरेस पर चले? ओके। मैंने अपने ड्राइवर को भी मैसेज कर दिया कि मेरा वेट न करे। मैं अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली हूँ। हाँ ठीक है, बहुत झूठ बोलने लगी हूँ मैं आजकल, मगर प्यार और जंग में सब जायज़ है, राइट। टेरेस पर जाकर हम दोनों ही चुपचाप खड़े हो गए और सूरज को देखने लगे जो अब बस डूबने ही वाला था। मैंने हैरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें? मगर मेरे इतना पूछते ही उसने बोलने के बजाय मुझे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हैरान रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। हैरी, अनाया मैं थक गया हूं इस फेक रिलेशनशिप को निभाते निभाते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। हैरी, साक्षी। मैंने फिर से देखा उसे, वो मुझे धोखा दे रही है अनाया। और इस बार तो वो मिस्टर स्वप्निल घोष के साथ तो आखिर उसे भी वो दिख ही गया जो अब तक सिर्फ मैं जानती थी। मैंने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। उसे सचमुच इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत थी। और फिर मैं तो जैसे सदियों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब मेरा हैरी मुझसे अपने दिल की बात कहे। क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है? हैरी, काश कि मैं ऐसा कर पाता अनाया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दादाजी मुझे ऐसा करने ही नहीं देंगे। हे वेट, अब तुम्हारे दादाजी का इन सब से क्या लेना देना है? मैं हैरानी से पूछा। हैरी हिचकिचाते हुए, साक्षी और मैं, हम दोनों को ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया गया था और ऐसा करने वाली हमारी फैमिली थी। जब हम दोनों बहुत छोटे थे तभी मेरे दादाजी और साक्षी के पेरेंट्स ने अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया था। बदले में उन लोगों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। मुझे नहीं पता था मुझे उससे प्यार है या नहीं, मगर मैं उसकी केयर करता हूँ। मगर वो बार बार सिर्फ धोखा ही देती है मुझे। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के विक्टिम में अकेली नहीं थी, हैरी भी इसका शिकार हुआ था। मुझे वाकई उसके लिए अफसोस हो रहा था। तुम अपने दादाजी से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? उन्हें बताओ कि वो कैसे तुम्हें धोखा दे रही है। उन्हें सारे प्रूफ दो। आई एम श्योर वो तुम्हारे सिचुएशन को समझेंगे और तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद भी कर देंगे। हैरी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो अनाया। उसने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने हैरानी से पूछा। हैरी, मैं किसी से प्यार करता हूँ अनाया। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। वो भी बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अगर मैं अपने दादाजी से उसे मिलवा दूँ तो उम्मीद है वो साक्षी से मेरा रिश्ता तोड़ दे। क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ? मेरे मन में अब उम्मीद जागने लगी थी। शायद जूली की बात सच होने जा रही थी। हैरी, तुम जानती हो उसे अनाया? कौन है वो? मैं धड़कते दिल के साथ उससे सवाल किया और जवाब का इंतज़ार करने लगी। सस्पेंस के मारे मेरी आंखें और मुट्ठियां दोनों ही बंद हो गई थी। तो इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।